हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। अब तक कल हम लोग पढ़े थे अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले जो लोग भी क्लास लिए होंगे, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस में जो लोग भी पढ़े होंगे वो जानते हैं कि आज क्या पढ़ाना है। इससे पहले कल क्या पढ़ाया गया था इस पे 10 मिनट चर्चा कर लिया जाता है। तो अब तक आपने देखा हर सीरियल प्रोग्राम में पहले आता है रिकैप, शक्तिमान से लेके दिया बाती तक कि रिकैप अब तक आपने देखा। तो अब तक आपने क्या देखा उस पर पहले चर्चा करते हैं। पहले आपने देखा प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित होकर किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं और फिर माइंड को संकेत भेजती हैं, मस्तिष्क को तंत्रिकाएं संदेश भेजती हैं, उसके द्वारा हम वस्तुओं को पहचान पाते हैं। यही क्रियाविधि रंगों को पहचानने के लिए है कि कोई भी वस्तु जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उससे जिस कलर की वो वस्तु रहती है उस कलर का रंग उस पर से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें पता चलता है कि ये पत्ती है हरे रंग की है, ये ब्लैक बोर्ड है ये काले रंग का है, ये ईंट है ये लाल रंग की है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या है? पहला गुण पढ़े हैं आप लोग, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। चौथा आप पढ़े प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और पॉइंट पढ़े कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना पाई जाती है। और भी पॉइंट आगे जो पढ़ना है वो है प्रकाश में व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है तथा विवर्तन की घटनाएं पाई जाती हैं, जो हम लोग इसे 11 और 12 कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग ये प्रकाश हो गया, प्रकाश का गुण हो गया। उसके बाद पढ़े प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ल्यूमिनस बॉडी या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य हो गया, ये सब चीजें प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। लालटेन हो गई, मोमबत्ती हो गई, ये सब किसके अंतर्गत है? प्रदीप्त वस्तुओं के। फिर उसके बाद पढ़ा गया अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ये क्या होती हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, पेंसिल हो गया, कुर्सी, मार्कर हो गया, इस प्रकार की चीजें। फिर है प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या होगा? जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो वो सीधी रेखा में चलता है, इसी को कहा गया है प्रकाश किरण। अगली हेडिंग आती है किरण पुंज। इन प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाएगा। ये होती है अभिसारी, अपसारी तथा समांतर। अभिसारी, अगर एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो सब प्रकाश किरणें तो उसे अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो तो अपसारी किरण पुंज। और अगर एक दूसरे के समांतर जा रही हो अर्थात कहीं न मिले तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहा गया। फिर हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है, परावर्तन मतलब किसी तल से टकराना और उसका वापिस आ जाना। जैसे अगर हम कोई बॉल लें और इस दीवार पर फेंकें तो बॉल ऐसे जाएगी और टकरा के वापिस आएगी, मतलब बॉल इस पर से परावर्तित हो गई। यही घटना प्रकाश के साथ भी होती है। प्रकाश भी क्या करता है? प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, चिकना पृष्ठ जिसे कहते हैं परावर्तक तल, जैसे चिकना पृष्ठ लिया जा सकता है दर्पण, मिरर। अभी इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण इस पे आके गिरती है उसे आपतित किरण, जो यहाँ से परावर्तित हो रही है उसे परावर्तित किरण। इस आपतन बिंदु से बनाया गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसका नियम है, परावर्तन का नियम। क्या नियम है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब इसके आगे हमें पढ़ना फिजिक्स में, साइंस में या किसी भी विषय में पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है उसे दोहराना। दोहराना
दीवार में कील ठोकने के समान है। जैसे एक बार किसी कील को ठोक दिए और छोड़ दिए, उसके बाद उसमें मच्छरदानी बांध दी तो ये गिर जाएगा नीचे दम से। उसके बाद दोहराने से क्या करते हैं कि हम लोग बार बार इस पे प्रहार कर रहे हैं। एक बार दोहराया गया कुछ गड़ा, फिर दोहराया गया कुछ कील गड़ा, फिर उस पर ठोका गया, तो ये बार बार ठोकना ही रिवाइज करना। तो आप लोग एक नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार करें, 2-3 रंग का कलर पेन खरीदें, उसे एक अच्छी सी कॉपी बनाएं, उस कॉपी पे डेली का डेली जितना पढ़ाया जाता है अपना नोट्स बनाएं, क्योंकि ये नोट्स ही आपके काम आएगा। कि इस किताब से यही आपका प्रेमी प्रेमिका, यही किताब और आपका कॉपी, इससे अधिक समय दें और ये ऐसी जगह आपको ले जाके छोड़ेगा जो बहुत अच्छी जगह होगी, और छोड़ेगा भी नहीं, पढ़ाई लिखाई हर समय आपका साथ देगा। तो इस रिकैप के बाद अब हम शुरू करते हैं आगे। आगे हमें बात करना है कि ये जो चिकने तल से परावर्तन हो रहा है वो होता है कोई चिकना तल, जैसे दर्पण। दर्पण मिरर, मिरर क्या होता है? मिरर जैसे कोई कांच का एक टुकड़ा है, अगर कोई कांच का टुकड़ा लिया जाए जो पारदर्शी हो, तो इसे समझने से पहले, मिरर को समझने से पहले हम 3 और चीजों को समझते हैं। 3 चीजें हैं पारदर्शी, पहला है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी, और तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी। तो पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई टुकड़ा जिसमें से प्रकाश इस पार से इस पार निकल जाए, मतलब उस वस्तु से होते हुए दूसरे साइड में निकल जाए, तो इस वस्तु को कहेंगे पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? जैसे कांच का टुकड़ा, कांच के टुकड़े से अगर एक साइड प्रकाश जलाया जाए, जैसे मोबाइल का टॉर्च जलाया जाए, और टॉर्च जलाने के बाद इसमें से अगर प्रकाश इधर आ जाए तो उसे कहेंगे पारदर्शी। जैसे बल्ब के चारों ओर अगर शीशा लगा दिया जाए, शीशा दीवारों में लगा रहता है ताकि प्रकाश इधर से इधर आ सके, तो शीशा क्या हुआ? पारदर्शी। दूसरा, पानी में भी प्रकाश इधर से उधर जा सकता है, वो भी पारदर्शी है। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसमें से प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाए, उस वस्तु को कहेंगे पारदर्शी। दूसरा, पारभासी। पारभासी क्या होगा? पारभासी वे वस्तु होंगी जिसमें से कुछ मात्रा में प्रकाश उस साइड पहुंच जाए। जैसे कपड़ा है, कागज है, कपड़े पर अगर प्रकाश डाला जाए तो इसकी पूरी तो मात्रा नहीं पहुंच पाती, लेकिन क्षण के कुछ मात्रा उस साइड पहुंच जाती है। तो कपड़ा हो गया, पतला सा कोई कपड़ा हो गया, कागज हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, इस प्रकार की चीजें जिसमें से प्रकाश कुछ मात्रा में उस साइड दूसरी तरफ पहुंच जाए, उसे कहेंगे पारभासी। तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होंगी? अपारदर्शी वस्तुएं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अ माने नहीं, पार माने उस पार, दर्शी माने देखा जा सके। तो प्रकाश जब उस साइड पहुंचेगा ही नहीं तो देखा ही नहीं जा सकता। तो ये अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब उस साइड देखा जा सके, अपारदर्शी उस साइड नहीं देखा जा सके। और देखने के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश, प्रकाश उस साइड पहुंचेगा तभी देख पाएंगे। तो अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश इस साइड से, इस तरफ से, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता है। जैसे लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, कोई धातु हो गया, इस प्रकार की चीजें अपारदर्शी कहलाती। तो हम लोग पहले बात करें पारदर्शी। पारदर्शी क्या होगा? इस दर्पण को बनाने के लिए, तो दर्पण की सबसे पहले बात करेंगे, तो इस दर्पण को बनाने के लिए एक कांच का टुकड़ा लिया जाता है। कांच का टुकड़ा पारदर्शी रहेगा, इस प्रकार से इधर से देखने पर इधर पूरा दिखेगा। जैसे किसी का अगर चश्मा हो, जिसे पावर का चश्मा हो, तो पावर के चश्मे में जो कांच है वो पारदर्शी कांच है, उसके एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ दिखाई देता है। अब अगर उसी टाइप के बड़े कांच के टुकड़े को लिया जाए तो कांच के टुकड़े के एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ दिखाई देगा। अब हमें इसे दर्पण बनाना है, तो इसके एक परत पर चांदी या पारे की कलई कर दी जाएगी, लेप लगाया जाएगा। चांदी या पारे का ये लेप क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि ये चमकदार धातु है, और चमकदार धातु जितनी ज्यादा वस्तु चमकदार रहेगी उतना ज्यादा अधिक से अधिक परावर्तन होगा। तो इस वजह से एक पारदर्शी कांच लेकर उसके एक साइड पर पारे या चांदी का लेप लगा दिया जाएगा, जिसे कहेंगे कलई करना। कलई कर दिया जाएगा, पॉलिश कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आयरन ऑक्साइड,
Fe2O3 का लेप लगाया जाएगा। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का लेप लगाया जाएगा ताकि वो परमानेंट हो जाए, वो छूटे ना। इस प्रकार से अब इस कांच को लेकर चांदी या पारे का लेप लगा दिया गया, उसके ऊपर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया। अब इस प्रकार से जब दूसरे साइड से इस पर प्रकाश डालेंगे तो ये दूसरे साइड नहीं निकल पाएगा, क्योंकि चमकदार धातु का लेप होने की वजह से प्रकाश इस पे टकराएगा और टकरा के वापिस हो जाएगा। इस घटना को ही कहा गया है परावर्तन। अब इसे कहें, इस तल को अगर माना जाए तो ये दर्पण हो गया। दर्पण का एक तल पर पॉलिश कर दिया गया, चांदी या पारे से कलई कर दी गई, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया। अब आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया तो ये प्रकाश को एक माध्यम से इसमें अंदर नहीं जाने दे रहा है, इसे वापस भेज दे रहा है। इस घटना को ही परावर्तन कहा गया और यही दर्पण बन गया। दर्पण यही आईना है, यही मिरर है। तो ये दर्पण तैयार हो गया। इसी दर्पण से बहुत सारी घटनाएं होंगी, इसी में अपना चेहरा देखेंगे, इसी से दाढ़ी बनाने का काम करेंगे, और भी काम है जो इसका उपयोग किया जाएगा, दर्पण का उपयोग। तो ये दर्पण तैयार हो गया। तो हम लोग दर्पण समझ लिए, दर्पण कैसे बनता है। दर्पण बनाने के लिए कांच के टुकड़े पर पीछे चांदी या पारे का कलई करने के बाद आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। अब अगर दर्पण बन गया तो दर्पण बनने के बाद दर्पण से किया जा सकता है परावर्तन, जिसे कहा गया है प्रकाश का परावर्तन। अब दर्पण बनाने के लिए दर्पण दो प्रकार से हो सकते हैं। एक है समतल दर्पण, समतल, और दूसरा रहेगा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। एक हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। इसके बारे में अगर बात करें तो अगर कोई कांच की प्लेट एकदम सीधी है, सीधी कांच की प्लेट है और इसके एक सतह पर पेंट कर दिया गया, कलई कर दी गई, तो एक तल परावर्तक तल होगा, इसे कहा जाएगा समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनेगा? अगर कोई वक्राकार सतह हो और उसके एक सतह पर पेंट कर दिया जाए, या तो इस वाली सतह पर या इस वाली सतह पर, इसके आधार पर, पेंट के आधार पर, पॉलिश के आधार पे हम लोग पढ़े हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर आपको ये बात याद हो तो ठीक, इससे पहले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, नहीं तो आज भाग 2 है, भाग 3 में हम लोग इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसके द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो उसके बाद 3 प्रकार की हम लोग वस्तुएं पढ़े हैं। एक पढ़ लिए पारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा अपारदर्शी। तो अब अगर कोई वस्तु किसी प्रकाश के रास्ते में रख दी जाए, जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश अगर किसी वस्तु पर आकर गिरता है, ये हो गया, मान लिया गया डस्टर। इस डस्टर पर अगर प्रकाश गिरता है तो डस्टर किस प्रकार की वस्तु है? अपारदर्शी। अपारदर्शी होने की वजह से ये प्रकाश की किरणों को रोक देता है। तो रोक देने के बाद अब ये प्रकाश की किरणें जो इसके पथ में आ रही हैं, जिसके पथ में ये डस्टर आ रहा है, उन्हें ये ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। अब बाकी प्रकाश की किरणें सीधी निकल जा रही हैं। अब अगर इसके इधर एक पर्दा लगा दिया जाए तो पर्दे पे ये पूरा प्रकाश दिखेगा, यहाँ तक भी पूरा प्रकाश दिखेगा, लेकिन ये ब्लैक पॉइंट दिखेगा जिसे कहा गया है प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब है ये? इस वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब प्रकाश के पथ में अगर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो उसके सामने उसका छाया या प्रतिबिंब बनता। अब प्रतिबिंब बनता कैसे? भौतिकी की भाषा में देखा जाए तो प्रकाश की किरणें जब सीधी रेखा में चलती हैं तो सीधी रेखा में चलने के बाद उनका परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वो वहां जाकर मिल जाएंगी, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? जब किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो अगर ये किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अभी चित्र बनाकर हम आपको समझा रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब की क्या क्वालिटी है और आभासी प्रतिबिंब की क्या क्वालिटी है, दोनों को अंतर करके हम लोग समझेंगे।
तो प्रतिबिंब की बात किया जा रहा था, प्रतिबिंब कब बनेगा, इसे लिख भी दिया गया ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। प्रतिबिंब इमेज कब बनेगा, जब किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब इसी आधार पर अगर वो वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लिख भी दिया गया, प्रतिबिंब इमेज है, प्रतिबिंब जब किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करते हैं या प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती, जब किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हूं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर किरणें परावर्तन के पश्चात केवल मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। फिर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में, सिनेमा घरों में जो चित्र बनाए जाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब ही होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम लोग समतल दर्पण देखते हैं, चेहरा देखने वाला जो रोज दर्पण इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रतिबिंब अपने चेहरे का बनता है, लेकिन वो एक आभासी प्रतिबिंब है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यही इसमें अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। तो अभी हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, नहीं भी पढ़े होगे तो अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। उससे पहले अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अधिकांश जगहों पर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जाने तो परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब अगर इसे बना के देखें तो अवतल दर्पण से बना के इसे देखा जा सकता है। इस प्रकार से कोई एक अवतल दर्पण हो गया। अभी एक कांच का एक गोला है, इसे काट के निकाला गया है। अगर इसके उभरे भाग पर कलई कर दी जाए, पेंट कर दिया जाए, तो इसका परावर्तन जो होगा वो दबे हुए भाग से होगा और इसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। इसका बना दिए ये मुख्य फोकस। मान लिया गया कोई वस्तु, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया C, इसका फोकस ये हो गया F और ये हो गया इसका फोकस। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बस चित्र बनना बता रहे हैं। अगर वस्तु को इस वक्रता केंद्र के कहीं पीछे रख दिया जाए यहाँ पर, तो एक तो वस्तु को यहाँ रख दिया गया तो एक इसके वक्रता केंद्र से जाएगा, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए किरण टकराकर फोकस से लौटेगी। तो अब अगर हम देखें तो यहां से देखा जा रहा है कोई वस्तु रखी गई, वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये वस्तु रख दिया गया ए बी वस्तु रख दिया गया। एक मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और टकरा के इसके फोकस से आ रही है। फोकस से आने पर ये ऐसे सीधे आ जा रही है। दूसरी किरण इस वक्रता केंद्र से जा रही है और टकराकर ठीक इस पे 90 अंश पर गिरेगी और उसके बाद परावर्तित होकर इसी लाइन पे वापस आ जाएगी। इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा और किरणें, ये वाली किरण भी वास्तविक किरण है, आ रही है, दूसरी ये वाली किरण भी वास्तविक किरण है, तो किरणें वास्तव में यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस वजह से यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु अगर ए बी है, जैसे अगर ये मार्कर ऐसे रखा गया है तो इसका छोटा सा प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। जैसे मार्कर इस प्रकार से रखा गया तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, छोटे साइज का, स्मॉल साइज का। दूसरा हम लोग बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। तो आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो इसका बनना देखते हैं। इसका उदाहरण जैसे समतल दर्पण,
समतल दर्पण की बात करें तो ये कोई कांच का टुकड़ा ले लिया गया, इसके पीछे भाग पर पारे या चांदी से पेंट कर दिया गया, कलई कर दी गई, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया, ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो ये बन गया इसका मुख्य अक्ष, इसके सामने भी कोई एक वस्तु रख दी गई। अब ये वस्तु रख दी गई ए बी, इस वस्तु को रखने पर अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दूसरी प्रकाश की किरण यहां जा रही है। अब दोनों को देखा जाए तो ये है मुख्य अक्ष, ये मान लिया गया अगर ये लंबवत है तो ये हो गया आपतन कोण, और परावर्तन में हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, फिर टकरा कर ऐसे आ गई, ठीक, ये हो गया आर, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो ये जो पहला लाइन है, ये प्रकाश की किरण इस पे गई, शीशे पे ठीक सीधे टकराई, और ठीक जब लंबवत टकराएगी तो उसी लाइन पे वापस आएगी, जिसकी वजह से ये प्रकाश किरण इधर से गई और इधर से वापस आ गई। तो इधर से वापस आके ये सीधे निकल जाएगी, ये भी इधर से गया टकरा के इधर आ गया, ये वाली लाइन भी कहीं नहीं मिल पाएगी, ये वाली लाइन भी कहीं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये लोग लगातार समय के साथ और दूर हटते जा रहे हैं, तो इनका मिलन कहीं नहीं होगा। तो इसे हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। तो अगर इस लाइन को अगर पीछे बढ़ाया जाए और इसे भी पीछे बढ़ाया जाए, तो यहां पर एक प्रतिबिंब जैसा, अब यहां पे देखा जाए तो परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर क्या है कि परावर्तन के पश्चात ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अगर पीछे इसे देखा जाए तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब जो है ए बी वस्तु जैसे रखी गई है वैसा ही प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। और आईना अगर हम देख रहे हैं तो उस चित्र को प्राप्त नहीं किया जा सकता जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये इसका क्रियाविधि हो गया समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण अभी हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे समतल दर्पण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अगली हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। इसे भी हम लोग अगर कवर कर लें तो एक कोई पारदर्शी कांच लिया गया, इसके एक भाग पर कलई कर दी गई जिसे कहा गया समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण बनने के बाद इसके सामने एक वस्तु रख दिया गया, वस्तु है ए बी, जो जलती हुई मोमबत्ती हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, इसे मोमबत्ती बना दे। ये हो गया वस्तु ए बी हो गया। अब उसके बाद इससे दो किरणें निकलती हैं, एक किरण इस प्रकार से जाके और ठीक लंबवत गिरने के कारण टकरा कर वापिस आ जा रही है, दूसरी किरण इधर से इधर जा रही है, जिधर एरो तीर का मुंह है उधर ही प्रकाश की किरण जा रही है, और ये परावर्तन के पश्चात टकरा कर इधर जा रही है। इन दोनों का कहीं मिलन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसे पीछे की ओर बढ़ाया गया। पीछे की ओर बढ़ाने पर यह देखा गया कि यहाँ पर मिल रहा है, तो जहां पर इन दोनों का कटान बिंदु है, मिलान बिंदु है, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में किरणें मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस वजह से यहाँ मोमबत्ती का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? पहला आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, जिस प्रकार से वस्तु रखी गई है वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है? वस्तु का सीधा। तीसरा, पहला तो हो गया आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, दूसरा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रतिबिंब जो है उतना ही दूर बन रहा है जितना दूर वस्तु है, मतलब यहां से जो इतनी दूरी है यहां से वस्तु की भी यही इतनी ही दूरी है, मतलब दर्पण से उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा जितना दूर दर्पण से वस्तु को रखा गया। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होगी। और एक और बात की अगर बात करें तो इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट लिख दें, इसमें पार्श्व परिवर्तन। एक और पॉइंट की बात करें तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब है, तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, बराबर। तो अगर इसकी समरी एक बनाए तो क्या समरी मिली हमें, जब भी समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से उतना ही दर्पण से उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा जितना कि दर्पण से दूर वस्तु है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है ये, अगर पार्श्व परिवर्तन की बात कर लें तो हम चेहरे में जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो दायां अंग बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां अंग दाएं तरफ। जैसे अगर पूरा चेहरा अपना देखें तो ये पॉकेट इस साइड नजर आती है, तो मतलब दायां अंग बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां दाएं तरफ दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की ये दशाएं हैं। अगले क्लास भाग 3 अगले पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पण होते क्या हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। दोस्तों एक सवाल और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दो समतल दर्पणों को किसी कोण पर झुका कर रख दिया गया, मान लिया गया इस प्रकार से, एक समतल दर्पण ये हो गया और दूसरा समतल दर्पण ये हो गया, इन दोनों को किसी कोण पर रख दिया गया, तो बीच में देख रहे हैं परावर्तक तल दोनों का बीच में पड़ रहा है और इसके बीच में किसी वस्तु को रख दिया गया। इस प्रकार से मान लिया गया कोई बॉल है, इस प्रकार से कोई वस्तु रख दिया गया, बॉल रख दिया गया, तो बॉल के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। अगर इस प्रकार से सवाल है, मान लिया गया यही एक कागज है, तो दो दर्पण है मान लिया गया, इन दोनों दर्पणों को इस प्रकार से कोण बनाकर, थीटा कोण बनाकर, ये थीटा 45 अंश हो सकता है, ये एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, दूसरा एक दर्पण ये, एक दर्पण ये, दो दर्पण हो गए, इसे 90 अंश के कोण पर रखा जा सकता है, 45 पर रखा जा सकता है, 30 पर रखा जा सकता है, किसी भी कोण पर रखा गया हो और इसके बीच में कोई वस्तु बॉल रखी गई है, गेंद रखी गई है या कुछ भी कार रखी गई है, तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या बताने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके लिए सूत्र है प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1, जहां थीटा इन दो समतल दर्पणों के बीच बना कोण, मान लिया गया 45 अंश के कोण पे रखा गया, 60 अंश के कोण पे रखा गया, 90 अंश के कोण पे रखा गया, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।